नमस्ते सभी को। पिछले बार हमने नौवां पूरा अधिकरण जो था वो समाप्त कर लिया था और आज हम 10वां अधिकरण शुरू करेंगे एंड आई थिंक आज पूरा भी कर लेंगे क्योंकि इसमें अब अधिक और अधिक हम लोग युद्ध, एक्चुअल वॉर कैसे करें, कैंप कैसे सेटअप करें, उसकी डिटेल्स में जा रहा है। और इतना सारा डिटेल है, जैसे अश्व युद्ध कैसे हो, एलिफेंट युद्ध कैसे हो, वगैरह वगैरह। वी डोंट नीड टू गेट इनटू लॉट्स ऑफ डिटेल फॉर। तो मैंने क्या किया है कि उन चैप्टर्स में भी कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करी है जो इंटरेस्टिंग है स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से, और वो हम देखेंगे, बाकी वी कैन स्किप। तो जो 10वां अधिकरण है वो शुरू होता है पेज नंबर 572 पर। प्रथम अध्याय स्कंधावर निवेश। स्कंधावर निवेश मतलब कैंप सेटअप, छावनी जिसे बोलते हैं ना हम, कि युद्ध करते समय छावनी लगती है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र पर 2-3 दिन पहले से ही छावनियां लग चुकी थी, और जो युद्ध, जो पांडव और उनके जो मित्र मंडली थे और कौरव और उनके जो अलाइज थे, सब लोग आ चुके थे अपने अपनी छावनियों में, और वो छावनियां पहले से बन जाती है। तो वो कैसे बनाओ, उसके ऊपर ये है कि कैसी भूमि आप देखो, किस तरीके से कैंप लगाओ, कितने लेवल का करो, राजा का कहाँ पर रखो, बाहर कौन से जो सेना, कौन सी सेनाओं का बाहर करो, पहरा किसे लगाने दो, वगैरह वगैरह। सो लॉट्स ऑफ दीज डिटेल्स। आपके साथ क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, खाने पीने का क्या होना चाहिए। कुछ कुछ जो कैंप्स है, अगर लंबा उनका जो एक्सपीडिशन है वो चलने वाला हो, पता हो पहले से, तो उसमें स्त्रियां, कॉर्टिजान्स वगैरह भी साथ जाती थी। ठीक है, तो उनको कहाँ रखना है, तो उनकी छावनी और अंदर लगी। जो वैद्य है, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनकी भी आपको उनको रखना ही पड़ेगा साथ। तो उनके लिए भी छावनियां, उनके लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए, इन सब चीजों का बहुत डिटेल। तो इस सब के इतने डिटेल में हम नहीं जाते, क्योंकि वो सारा उन्होंने कि अच्छा कैसे लाइन में होना चाहिए, कैसे सर्कल में होना चाहिए, वो सब बहुत है, तो वो हम स्किप कर सकते हैं। एक चीज जो उन्होंने बताई जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई थिंक दैट इज रेलेवेंट इवन टुडे, कि वो कह रहे हैं कि आप जब जाते हो अपनी छावनी सेटअप करने के लिए, जो भी युद्ध भूमि या जो भी कुछ, कोई भी एक्सपीडिशन पर आप जाते हो, तो आपका रास्ता तो सीधा करते हो। जो आप आगे भेज के, आपके जो कारपेंटर्स हैं, जो रास्ता बनाने वाले हैं, उन सबके साथ को आगे भेज के पहले अपने लिए वो सब तो आप रास्ता तैयार करो। पर जो शत्रु जिस ओर से आ रहे हैं और आपको पता है कि वो इस रास्ते से आ रहे हैं, तो उसके भी ध्यान रखना है। और वो क्या कह रहे हैं, शत्रुणाम आपाते कूप कुटाव कुटाव पात कर्ण कर्ण कंट किनिश्च स्थापये। कि जो शत्रु जिस रास्ते से आ रहा है, वहां पर आप छुपे हुए बावड़ियां खुदवा दे, वेल्स खुदवा दे, और ऐसे मतलब खड्डे खुदवा दे, और उसके अंदर कांटे हैं, थॉर्न्स है, आयरन है, जिससे वो घोड़े या हाथी या जिसपे भी आ रहे हैं, वो, जैसे अभी पता है वो हम ये लगाते हैं, वो डायनामाइट्स वगैरह लगाते हैं। आज भी जब युद्ध होता है तो पहले जो आर्मी वाले होते हैं, वो उनका जो ये बड़े बड़े उनकी मशीनरी ले जाते हैं, उसके पहले वो चेक करते हैं कि जमीन में कहीं वो डायनामाइट्स तो नहीं लगे हुए। आज भी वो डायनामाइट्स डालते हुए। तो अभी डायनामाइट इसलिए क्योंकि वी हैव दारूगोड़ा, तब दारूगोड़ा का कोई फंडा नहीं था, इसलिए इधर ये बहुत सारे कांटे और ये सब लगा देते थे। अब उस समय क्योंकि हाथी और घोड़े और इन सब से होता था, अगर वो उन पे स्टैम्प कर दे, उस पर डाल के जाए, तो उन सबको तो इतना सारा लग जाएगा, आगे मुड़ना कठिन हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जैसे आज डायनामाइट्स लोग डाल देते हैं शत्रु के रास्ते में, वैसे वहां पर भी आप डालो। कि वो कह रहे हैं वहां के जो शत्रु का रास्ता है वहां पर भी आप डालो। फिर वो कह रहे हैं कि आपका जो कैंप है, ठीक है, तो कैंप के पहरे के लिए, उसका सेफ गार्डिंग के लिए भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरा पूरा टाइम एक ग्रुप आपने बना दिया हो वही करे। हम हैं 10वें अधिकरण में पूनम जी, 10वें अधिकरण का प्रथम अध्याय ही, पेज नंबर 573 पर। तो तो वो कह रहे हैं कि जो आप जो सेफ गार्डिंग के लिए भी, जो आपके छावनी के रक्षा के लिए भी अगर नियुक्त करते हो, तो वो भी बैचेस में होना चाहिए। 18 वो कह रहे हैं कि आप ग्रुप्स पे रखो, और थोड़े थोड़े टाइम पर वो चेंज होते रहने चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि कोई एक है, सबको मालूम है कि इनका काम यही है, तो उनको फोड़ना करना आसान हो जाता। थक जाएंगे सपोज वो, है ना, तो थक जाएंगे तो उनको
उनको ऐसे नींद से उनको ट्रेस पास करना आसान हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप अलग-अलग टीम्स बनाइए और थोड़ी-थोड़ी देर में वो जो पहरा दे रहे हैं उनको आप बदलते रहिए। सो दैट्स द अदर थिंग। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप छावनी में आ गए तो उसका अर्थ काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। आपका जो स्पाई नेटवर्क है, दिवायाम च कारयेत सर्प ज्ञानार्थम, कि दिन के समय भी आपके जो स्पाइज हैं उनका तो वो तो हर जगह फैले हुए होने ही चाहिए, और आपको जो इंटेलिजेंस है, ग्राउंड इंटेलिजेंस, एनिमी इंटेलिजेंस, वो आपको मिलती ही रहनी चाहिए। फिर एक चीज वो कह रहे हैं कि एक बार आपने छावनी डाल दी तो विवाद सौरिक समाज द्यूत आवरणम द्यूत वारणम च कारयेत, कि एक बार आप छावनी में आ गए, आपके लोग आ गए, तो यू हैव टू बैन व्हाट, यू हैव टू डिस्करेज कंप्लीटली। लोग एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, दारू पी के मस्त हो रहे हैं, द्यूत खेल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है, एक बार यू आर सेट ऑन एन एक्सपीडिशन, यू हैव टू बैन। आपका कोई भी जो सोल्जर है, जो सेना में है, वो ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर करेंगे तो दे आर लायबल फॉर दंड, अरे दे आर लायबल, उनको दंड दिया जाएगा। तो ये एक है। और क्या, हाँ, कि आपका कोई सैनिक कहे बिना, बताए बिना या परमिशन के बिना ऐसे इधर उधर घूम रहा है और वापस आया है और आपको ये पता चलता है, तो ऐसे सैनिक को भी आपको पकड़ के रखना है और पनिश करना है। ऐसे बिना पता कोई कहीं पर भी चला गया, ऐसा कुछ भी सस्पिशियस लगता है, तो आपको एकदम सावधान होकर उस सैनिक को भी पकड़ लेना है। और मुद्रा रक्षण, बेसिकली यू हैव टू एंश्योर कि जो सील्स वगैरह हैं जो कि छावनी के अंदर आते हैं जाते हैं, वो सील्स हो, और सबको सील दे दिया जाए ऐसे भी नहीं। जिनको सील मिल रहा है उसका सही से ड्यू डिलिजेंस हुआ है कि नहीं, ये सब ध्यान रखकर आपको छावनी में भी अंदर आने जाने का एक प्रोसेस सेटअप करना है, जिसमें सही से ड्यू डिलिजेंस और कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका आप ध्यान रख सकें। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट इस चैप्टर में, छावनी का। तुरंत हम मूव करते हैं दूसरे अध्याय में। एक्चुअली छोटा ही था जैसे मैंने कहा। इसमें अगेन दिस इज अबाउट कैंप। तो स्कंधावर प्रमाणम च बल व्यसन अवस्कंद काल रक्षणम। ये भी, ये जो चैप्टर है वो भी थोड़ा बहुत अभी इसी में जा रहा है कि आप छावनी तो करो, बट आपके पास रिसोर्सेज आप कैसे मैनेज करोगे छावनी के, और साथ साथ युद्ध शुरू हुआ है, तो युद्ध शुरू हुआ है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड है कि कैसा आपका फॉर्मेशन वगैरह होना चाहिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जब आप युद्ध शुरू करते हो, सो द फर्स्ट पैरा इटसेल्फ, ग्राम अरण्यानाम अध्वनि निवेशान यवसेंध नोक नोद कवशेन परिसंख्याय स्थान आसन गमन कालम च यात्रा यायात। बेसिकली ग्राम अरण्य आपका जो रूट है, ठीक है, ग्राम अरण्य वगैरह वगैरह, आप जो रूट से जा रहे हो उस रूट का आपको पहले से प्लान करना है, और प्लान करके कहाँ कहाँ आप ब्रेक्स लोगे, कहाँ कहाँ ब्रेक्स लोगे, कहाँ कहाँ तक आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ के लिए आपको रिसोर्स इकट्ठा करके रखने। तो इस प्रकार से आप आपके रूट का प्लानिंग करके आपको कितना खाना पीना कपड़े जो भी कुछ है, इतने आपके सपोज महीना 3-4 महीने का अगर एक्सपीडिशन है, तो आपकी सारी जो सैनिक है उनको खाने पीने को चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये कितने प्रमाण में आपको साथ रखना है, तो वो कह रहे हैं प्लान इट आउट योर रूट एंड एवरीथिंग। छावनियां कहाँ कहाँ होंगी, कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जहां से आप रिफिल्स कर सकते हो, ये फिर देख कर तत प्रतिकार द्विगुणा भक्तोपकरण भाइये, जितना आप कैलकुलेट कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक की मुझे इतनी आवश्यकता है, उससे द्विगुणा, डबल ऑफ दैट यू कैरी, बिकॉज आपको कंटिजेंसी क्या क्या रखनी है आपको मालूम नहीं है। आपने प्लान 1 महीने का किया है, बट ज्यादा कुछ हो जाए, आपको घेर के कोई जो शत्रु है वो आ जाए, सीजनैलिटी में कुछ इशू हो जाए, यू नेवर नो। तो वो कह रहे हैं जितना है एटलीस्ट उसका 2 गुना, दुगना तो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब दुगना आप कैरी कर सको, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या करो, अशक्तो व
सेनेषु एव प्रयोजे, कि आप स्वयं नहीं कैरी कर सकते कि चलो इतनी बड़ी सेना का सब कुछ आप लेके जा रहे हो, ये शायद पॉसिबल ना हो सेंट्रलाइज तरीके से। तो आप एंश्योर करो सेंट्रलाइज आप कितना ले जा सकते हो वर्सेस अलाउ द सेना टू कैरी। सेना भी अपने हिसाब से जो चाहिए वो अलग अलग सेना जो सैनिक है वो भी अपना अपना कुछ लेके आए, एंड यू हैव सम पार्ट विच इज सेंट्रलाइज। इसके अलावा अंतरेषु वा नीची नुयात, आप जो अंतर आपने सेटअप किया कि अच्छा 3 हफ्ते पहुंचने में इस जगह आप पहुंच जाओगे, इस नगर पहुंच जाओगे, इस जंगल पहुंच जाओगे, जो भी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपने वहां पर प्रबंध कर दिया है कि उस इंटरवल्स पर यू कीप रीफिलिंग, ठीक है। और वो इंटरवल्स पर रीफिलिंग कुड बी कि आप इंश्योर करो कि आपके पीछे से और भी लोग या तो आपके स्वयं के सप्लाईज, आपके राज्य से सप्लाईज आ जाए, या आपके मित्र या जो भी कोई है वो आपको सप्लाईज पहुंचाए, या आप अगर कहीं जा रहे हो तो उन गांवों को आप रेड करो और वहां से आप रेड करके सामान उठाओ। ऑल दिस इज अ पॉसिबिलिटी। द ऑब्जेक्टिव इज आपकी सेना हैज टू बी रिसोर्स्ड, इट हैज टू बी वेल रिसोर्स्ड। जो भी उसको जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता है वो आपके पास होगी। एज ए सेड, कुड भी आपके यहाँ से ही सामान आ रहा है, या कोई मित्र मंडली आपको दे रहा है, या आप कहीं से खरीद रहे हो, दैट इज ऑल्सो ऑप्शन ना। या तो वैसे, या तो आप रेड डाल, एनी ऑफ इट इज एन ऑप्शन। यू हैव टू सी व्हाट यू आर गोइंग टू डू। पर ये आपके प्लान में तो होना चाहिए कि किस किस अंतर पे आप क्या क्या करोगे, बिकॉज नहीं तो सबसे बड़ी बात तो वही है ना कि प्लान करके गए हैं फिर खत्म, रिसोर्सेज ही खत्म हो गए, आप कहीं जाके अटके हो, तो आपका ध्वस्त होना निश्चित ही है। उसके बाद वापस कि वो आप जब आपका आप जब जा रहे हो, है ना, एक तो छावनी तैयार होगी, पर जाने के पहले आपका पूरा जो सेना है वो कैसे जा रहा है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि कौन कहाँ पे होना चाहिए। जो राजा और जो रानियां वगैरह वगैरह अगर जा रही हैं तो वो बीच में होने चाहिए, किस प्रकार की सेना कहाँ होनी चाहिए। बेसिकली वो ये भी कहते हैं कि राजा के एकदम निकट हमने देखा था अलग अलग प्रकार की सेना है। एक जो है जो आपके राज्य की ही है, हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी क्षत्रिय या हेरिडिटरी ग्रुप्स ऑफ वॉरियर्स जो हैं, जिनको आप जानते हो, जो आपके राज्य के भी लॉयल है, क्योंकि आपके राज्य के नागरिक हैं वो। तो ये एक तो वैसी सेना है। दूसरी है जिसको आप पैसा देके ले रहे हो, वगैरह वगैरह। तीसरी है कुछ ट्राइबल्स वगैरह की सेना जो फॉरेस्ट में रहती है, वैसी सेना। तो जो हेरिडिटरी सेना है, जो आपके राज्य की सेना है, उनके बीच में आप रहोगे, उनके बीच में जो राजा रानी स्पेशली है, उनसे सबसे निकट तो यही रहेगी, which is obvious. तो these are some of the things which they say. फिर हाँ, इसके बाद ना वो कुछ कुछ व्यूज की बात कर रहे हैं कि अगर अटैक होने वाला हो तो फॉर्मेशंस, वॉर फॉर्मेशंस कैसे होने चाहिए। ऐसे नहीं था कि चलो हम आज युद्ध कर रहे हैं और सब निकल पड़े युद्ध करने, नहीं। देयर यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस, बहुत चर्चा विचारणा करके किन किन पोजीशंस पर कैसे सैनिकों को, कैसे योद्धाओं को रखना है, उसका डिटेल में डिस्कशन होता था, व्यूह बनते थे। जैसे सबसे सबसे कॉमन, सबसे वेल नोन व्यूह कौन सा है जिसके बारे में हम सब जानते हैं? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, करेक्ट। तो चक्रव्यूह है जो 13वें दिन पर द्रोणाचार्य ने बनाया था कौरवों की साइड पर चक्रव्यूह इज नॉट द ओनली व्यू। आप अगर आपने महाभारत अनरावेल्ड पढ़ी है तो 3rd सेक्शन में मैंने सारे व्यू दिए हुए कि 18 दिनों में पांडवों के और कौरवों के क्या क्या व्यूज थे, क्या क्या वॉर फॉर्मेशंस उन्होंने करे थे, ठीक है। किसी किसी टाइम पे तो एक दिन में ही 2 व्यूज ऐसे भी बनता था, एज एंड व्हेन नीड अराइजेस, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, सामने वाले की स्ट्रेंथ वीकनेसेस, साथ ही इंटेलिजेंस ऑफ द सामने की साइड, ये सब मिलकर व्यू बनता था। जैसे अगर एक व्यू है वो ऑफेंसिव है तो दूसरा व्यू इज डिफेंसिव। व्हेन यू नो कि सामने वाला आप पे आज अटैक करने वाला है, तो उस अटैक को थामने के लिए यू नीड टू हैव अ डिफेंसिव सेटअप। कभी कभी आप सोचोगे कि नहीं आज तो मैं ऑफेंसिव पे जाने वाला हूं, तो ऑफेंसिव सेटअप, जो ऑफेंसिव जो अटैक है,
उसका जो फॉर्मेशन है वो अलग प्रकार का होगा. नाउ द फॉर्मेशन इज टू टेक ऑन द एनिमी एज वेल एज आपके जो राजा है उसको तो बचाए रखना है. भले राजा युद्ध लड़ता है, ठीक है, पर राजा को आप इस तरीके से रखोगे कि कोई उसको पकड़ के ना ले जाए, कोई उसे बंदी ना बनाए. तो उस प्रकार से आप उसके आसपास सारे जो की वॉरियर्स हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, उन सबको वैसे अरेंज करोगे. तो आपको समय हो, महाभारत अनरावेल्ड आपके पास हो, तो लुक अप दैट चैप्टर. बट इसमें उन्होंने थोड़ा सा जो दिया है वो हम पढ़ते हैं. पुरस्तात् अभ्याघाते मकरेण याया पश्चात षटकेन पार्श्वयोः वज्रेण समन्ततः सर्वतोभद्र ऐकायन सूच्या. पुरस्तात् अभ्यागत, अगर सामने के साइड से जो आर्मी है वो सामने की साइड है, आपके जो शत्रु है वो सामने की साइड से आपको लग रहा है कि सामने से अटैक करने वाले हैं आप पर, तो आप कौन सा व्यू बनाओ? मकर व्यू बनाओ. ठीक है, मकर व्यू इज एक्चुअली काइंड ऑफ एन, आई थिंक इट्स एन ऑफेंसिव व्यू, क्योंकि वो क्रोकोडाइल शेप में होता है. क्रोकोडाइल का कैसा शेप होता है? उस प्रकार, लंबी टेल एंड यहाँ से आप अंदर घुस सको, ऐसा क्रोकोडाइल व्यू होता है. अगर आपको पता है कि अटैक जो है वो आपके पीछे से कहीं होने वाला है, देन यू नीड मोर फोर्टिफिकेशन. तो आप शकट व्यू, जैसे कार्ट होती है ना, कार्ट के जैसा, शकट जैसा आपके जो सैनिक है उनको उस शेप में आप खड़ा करोगे. मकर व्यू, शकट व्यू, ये सारा महाभारत में भी यूज हुआ है. कभी इन्होंने कभी उन्होंने, ये सारे व्यूज उसमें भी यूज हुए. चक्र व्यू तो एक दिन का था, पर बाकी दिन भी बहुत सारे व्यूज थे. तो दीज ऑल दीज, इनफैक्ट इसके बाद जो कहते हैं कि वज्र पार्श्वयो, आपको पता है कि साइड से होने वाले अटैक, देन यू नीड टू हैव अ वज्र व्यू. जो वज्र व्यू जो है ना, वो इट्स वेरी सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स, तो ऐसे करके कुछ शेप में जाता है, तो दैट इज द वज्र व्यू. फिर वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कहीं से भी अटैक हो सकता है और एक जैसा अटैक हो सकता है, दे कैन अटैक यू फ्रॉम ऑल साइड्स, फिर कैसे हो? तो सर्वतोभद्र. सर्वतोभद्र इज यू हैव एन ओपनिंग इन एवरी डायरेक्शन. आपका हर डायरेक्शन में सेम किस्म का सेटअप है, तो हर तरह से आप डिफेंड भी कर सकते हो और ऑफेंसिव पे भी जा सकते हो. दैट इज अ सर्वतो, सर्वतः भद्र. भद्र इज अच्छा, सर्वतः हर तरह. ठीक है, तो आप उस व्यू में जाओगे. ये जो है वज्र व्यू, सर्वतोभद्र व्यू, इसका भी कहा हुआ है. दिस इज ऑल्सो देयर इन महाभारत. एंड लास्ट में वो कह रहे हैं कि एकदम बहुत ही संकुचित जगह होगी जाने के लिए, तो आप क्या करोगे? सूच्या, सूची व्यू आप बनाओगे, जिसमें आप लंबे लंबे इसमें जा रहे हो. अच्छा, जब चक्र व्यू बनता है, वो तो चक्र व्यू ही था, बट दूसरे दिन जब जयद्रथ के मारने की बात आई, तभी तो 2-3 व्यूज बनाए थे, क्योंकि डिफेंसिव व्यू था उनका, है ना. वो लोग का एम जब जयद्रथ को मारते समय उनका केवल एक एम्बिशन, एक उद्देश्य था कौरवों का, कि अर्जुन जो है उससे हर तरीके से जयद्रथ को बचाना है. ठीक है, तो इट वाज अ डिफेंसिव सेटअप. तो उसमें जो सबसे बाहर का व्यू जो था, जो द्रोणाचार्य ने बनाया था, वो शकट व्यू था. ठीक है, अर्जुन बिंग अर्जुन, वो तो तोड़ के चले गए. फिर उसके अंदर और एक व्यू बनाया हुआ था, उसके अंदर और एक व्यू था, और वहां उस व्यू के अंदर जयद्रथ था. किलिंग ऑफ जयद्रथ is a masterpiece of warfare that Arjun has shown. स्किल में जिस तरीके से वो सारा नेविगेट करता है सब कुछ, इट इज वन ऑफ द बेस्ट. और वो सारे व्यूह तोड़ के जाता है, वो तो एक चीज है. जब जयद्रथ को, फिर जब उसकी मुंडी काटता है उसके वो बाण से, और वो मुंडी को उसके पापा तक जो वो उड़ा के ले जाता है, दैट इटसेल्फ इज अ कारीगरी टू द हाईएस्ट लेवल. वो कहता है ना, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता की चरम सीमा है वो, कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो एरो छोड़ते जाता है, और वो उस मोमेंटम ऑफ द एरो जो वो छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, वो उस सर को उठा के लेके जाते हैं, एंड दे टेक हिम फार अवे. सो दिस इज लाइक वन आफ्टर द अदर द एरोज कमिंग, और वो मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो वो गिर जाएगा. बट वो एरोज जो आ रहे हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, उससे वो ले जाता है. ब्यूटीफुल, वो पढ़ने जैसा है. आई हैव कवर्ड इट इन महाभारत अनरावेल्ड एज वेल. आपको मन करे तो अवश्य पढ़िएगा. एनीवेज, तो व्यूह के अंदर व्यूह ऐसा भी होता है, जो महाभारत में उन्होंने कुछ कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है. एनीवेज, तो बेसिकली वो कह रहे हैं इस प्रकार से आप अलग अलग व्यूह करो एज पर योर नीड वगैरह वगैरह. फिर थोड़ा सा है कि अच्छा कैसे आप अटैक करो, कि सबसे पहले आप जो हस्ती है, हाथी है,
उनके द्वारा उनका जो व्यू है वो भंग करने का प्रयत्न करो वगैरह वगैरह। सो नॉट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल देयर। हाँ, दूसरा वो कह रहे हैं कि जब सेना मार्च भी कर रही हो ना, तभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि सामने वाले की सेना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग हैं, कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं वगैरह वगैरह। जनरली तो या तो अंदर से कोई आपको बताए वो एक चीज है, पर अगर अंदर से नहीं पता चल रहा तो कैसे करो? तो वो कह रहे हैं कि जब भी वो ऐसे कोई संकुचित रास्ते से जा रहे हो, इवन जब मार्च कर रहे हो, तो किस फॉर्मेशन में करेंगे? सूची फॉर्मेशन में ही करेंगे। नॉट जस्ट टू अटैक बट इवन टू मार्च। अगर संकुचित जगह है तो वो कह रहे हैं आप अपने आप को ऐसे स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर दो कि आप, अगर वो लाइन में जा रहे हैं तो आप काउंट कर सकते हो ना क्या है क्या नहीं, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता लगा सकते हो। अगर लाइन में नहीं है, अगर किसी व्यू में है, तो वो पता लगाना बहुत कठिन है कि उनका विड्थ कितना होगा, ये आप नहीं पता कर सकते। बट जब सूची फॉर्मेशन में है तब आप कर सकते हो। तो कह रहे हैं उसको भी ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, किस पोजीशन में कैसे वो मार्च कर रहे हैं और कितने उनकी सेना वगैरह है, उसका आप अच्छे से अन्वेषण करके कीप अ ट्रैक ऑफ उनकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस है। तो दिस इज द अदर थिंग ही सेज एंड दैट्स इट। तो ये दूसरा अध्याय हो। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय पर। तीसरे अध्याय का नाम है पेज नंबर 578। 578। एक सेकेंड ना। यह कूट युद्ध विकल्प। आई एम श्योर वो जो फॉर्मेशन अभी रोहित है नहीं तो वो अपने को और भी कहीं से और फॉर्मेशंस बताएगा। तो आई एम श्योर वंस ही सीज दिस लेक्चर हमें और भी पता चलेगा किसके यहाँ कौन से वॉर में कौन से फॉर्मेशन थे। एनीवेज, तो एक महाभारत में कमल व्यू भी था, if I can पद्म व्यू remember. जो मैंने कहा ना, पद्म व्यू, कमल, that's why I remember it as कमल। करेक्ट। जो Yes. वही वो शकट क्योंकि अंदर था जयद्रथ हाँ, के वध के समय। क्योंकि हमें चक्रव्यूह और पद्म व्यू याद है, बाकी जी भूल गए। नहीं, वो ये ना, महाभारत अनरावल में मैंने डे वाइज का पूरा लिस्ट दे रखा है कि किसका का क्या व्यू था। एक अगर ऑफेंसिव होगा तो सामने वाले का डिफेंसिव जी था जी उस जी तरीके जी। आजकल भी देर हैव देयर ओन फॉर्मेशंस, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। से। एब्सोल्युटली दे हैव देयर एब्सोल्युटली। ओन फॉर्मेशंस बट दे हैव टू बेस इट ऑन आज का क्या पूरा टेक्नोलॉजी क्या है ना। टेक्नोलॉजी क्या है, सिचुएशन क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, करेक्ट तो उस सब के ऊपर बेस्ड होता है, पर होता करेक्ट। जरूर है। इवन जो वो लोग जब घेराबंदी वगैरह करते हैं, सपोज कहीं पे वो आतंकवादी छुपे हुए हो और उसकी घेराबंदी की है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना सब एक साथ चले जाएंगे। तो उसमें ऑल्सो बहुत सोच के करते हैं कि साइड से जाना है, आगे से जाना है, किस तरीके से अटैक रखना है। तो इट मे नॉट बी सच एलैबोरेट फॉर्मेशंस बट स्टिल फॉर्मेशन। वो सब सोच के करते हैं कि किस तरीके से आप एंटर करो, किस तरीके से डिफेंसिव करना है वगैरह वगैरह। तो वेरी ट्रू। अच्छा, तो ये है कूट युद्ध विकल्प। कूट युद्ध मतलब जो छुपके गोरिल्ला वॉरफेयर टाइप की बात है इसमें, ठीक है। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो, अब देखिए अभी तक हमने जो चाणक्य का देखा है ना, तो आई डोंट नो आपका क्या इस पे मंतव्य है, पर जनरली जो चाणक्य की कूटनीति ऐसे सब जब बात होती है, तब जो इम्प्रेशन है वो ये होता है कि एकदम रुथलेस है चाणक्य, है ना, कि हुक और बाय क्रुक येन केन प्रकार से कुछ कुछ कर देना है। इस प्रकार का एक इम्प्रेशन जनरली जब हम चाणक्य के बारे में सोचते हैं तब होता है। पर अभी तक हमने जो देखा है, स्पेशली जब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जब अर्थ राजतंत्र चलाने की बात आई थी, तो हमने देखा है कि वो स्ट्रिक्ट बहुत है, परंतु वो रुथलेस नहीं है। इनफैक्ट उनका जो एम्पैथी लेवल जो है, जो लोगों के प्रति सहानुभूति है, वो बहुत अधिक है। इवन अगर कोई गलती भी करता है तो उनके प्रति भी, स्पेशली अगर खुद के लोग हैं और खुद के लिए विद्रोह भी कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ पनिश करो, पर वो कहते हैं सबसे पहले आप समझो, है ना। और अगर कह सुन के समझा बुझा के बात हो जाती है तो आप बिना वजह उनको भी परेशान मत करो। साम दाम से, जब जब तक साम दान से बात निपटती है, स्पेशली इंटरनली, आप निपटा। फिर भी एक इमेज ऐसा है कि वो एकदम कुटिल और यू नो नेगेटिव कॉनोटेशन जो उसका आता है,
वो कहाँ से आता है, वो अपने को थोड़ा सा इसलिए पता चलेगा। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ पीपल मेक इट आउट टू बी, बट फिर भी कि ये है ना कि अच्छा, जब एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, ये बात तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आ रही है, इस चैप्टर में आएगी, और मेरे ख्याल से जब हम अगला सेक्शन शुरू करेंगे उसमें भी थोड़ी बहुत आएगी। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं बल विशिष्ट कृतोपजाप प्रतिविहित कर्तु स्वभूम्या प्रकाश युद्धम उपेयात विप्रय कूट युद्धम। बल विशिष्ट, अगर आप आपके शत्रु से ज्यादा बलवान हैं, कृत उपजाप, उपजाप इज रिवॉल्ट, अगर शत्रु के साइड पर कुछ रिवॉल्ट हो चुका हो, बेसिकली शत्रु इंटरनली ही वीक हो गया हो, प्रतिविहित कर्तु स्वभूम्याम, अगर जो शत्रु है वो आपके भूमि पर आ गया है, सो यू हैव एन एडवांटेज ना, इट्स योर होम ग्राउंड, जो हम क्रिकेट में कहते हैं कि होम ग्राउंड है। तो ऐसी परिस्थिति हो तो आप क्या करोगे, प्रकाश युद्ध, प्रकाश युद्ध मतलब ओवर्ट वॉरफेयर, सीधा सीधा सामने सामने वॉर, पीछे से नहीं, गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं, सामने सामने। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध था, कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रकाश युद्ध था, कूट युद्ध नहीं था, ठीक है। शिवाजी का जो मुगलों के साथ होता था वो कूट युद्ध था, बट बाकी जो है वो प्रकाश युद्ध, जो सामने सामने होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति हो जब आपको पता है कि आपका अपर हैंड है और आप अपने होम ग्राउंड पे हो, तब तो आप प्रकाश युद्ध करो। विपर्य, अगर परिस्थिति इससे विपरीत है तो फिर आप क्या करो, कूट युद्ध का, कूट युद्ध आप करो। पर हाँ, कि या फिर अगर सामने वाला जो है उसका क्या हुआ है, वो कोई व्यसन में पड़ा हुआ है, ये तो हमने कितनी बार देखा कि विद्रोह तो छोड़ दो, अगर कोई व्यसन आ चुका है, कोई बहुत बड़ी महामारी ऐसा कुछ शत्रु के लिए आ चुकी है, तब तो यू स्टिल अटैक हिम बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज राइट, तभी आप साथ में जाके फिर उस पर युद्ध कर सकते हो। अभूमिष्ठम व स्वभूमिष्ठ, या तो वो जो आपका शत्रु है वो अपनी भूमि में ना हो, या ऐसी भूमि में हो जो उसके डिसएडवांटेज में हो, और आप या तो अपनी भूमि में हो या ऐसी भूमि में हो जहां स्वयं को एडवांटेज हो, तभी भी आप युद्ध करना शुरू करो, आप प्रहार कर दो। प्रकृति ग्रहो व स्वभूमिष्टम दुष्यामित्र अटवी बलैहि व भंग दत्वा विभूमि प्राप्त मन्यात्। और अगर, तो बेसिकली वो कह रहा है ना कि अपनी भूमि से करो, अपनी भूमि से करो, अपने एडवांटेज से करो। पर अगर आपको 100% यकीन है कि सामने वाले के यहाँ इतना विद्रोह तो हो ही गया है, पर वो विद्रोह करने वाले जो लोग हैं वो आपके साथ आ चुके हैं, तो फिर आपको क्लियर एडवांटेज है। तो उस परिस्थिति में अगर वी भूमि, अगर उनके भूमि पर जाकर भी आपको युद्ध करना पड़े तो आप करोगे। बेसिकली डाउन एरो इज, जिसी भी परिस्थिति में आपका हाथ शत्रु से ऊपर हो, या तो हार्डकोर फिजिकल स्ट्रेंथ एडवांटेज आपके पास हो, या तो लोकेशनल रीजनल ज्योग्राफिकल एडवांटेज हो, या तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो, ऐसा कोई भी एडवांटेज आपके पास हो तो आप ऑफेंसिव पे जाकर युद्ध करिए, कर सकते हो, करिए नहीं, कर सकते हो। फिर वो कह रहे हैं कि कैसे सबसे पहले आप भंग कर सकते हो, हाथियों से भंग करो, वही सेम चीज थोड़ा बहुत आ रहा है, बट बेसिकली से कि शत्रु को जब आप अटैक करते हो तब आप इस हिसाब से करो कि आप हर साइड से उनको पकड़ सको, इन द सेंस कि आपने सामने से अटैक किया, ठीक है, और वो लोग भागने लगे, तो आपने आपकी कुछ आर्मी ऐसी भी पोजीशन करनी चाहिए कि जब वो रिट्रीट कर रहे हैं तब भी उन पे अटैक हो सके। अगर वो साइड में जा रहे हैं तो साइड से भी उनकी ओर अटैक हो सके। बेसिकली शत्रु को आप हर ओर से घेर के रखने का प्रयत्न करो, यू कॉर्नर देम इन सच अ वे, कहीं पर भी वो जाए आप उनको पकड़ सकते हो, आप उनको हरा सकते हो, ठीक है। दिस इज एन ओवरऑल थिंग। दूसरा वो कह रहे हैं कि इसमें ना आप थोड़ा सा गेम भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले, सपोज उनके कोई शत्रु है,
ठीक है, छोटे शत्रु है या उनके अंदर कोई विद्रोह हुआ होगा, जो भी हो, तो पहले तो आप ये इंश्योर करो कि वो जो ऐसे छुटपुटिये लोग हैं जो विद्रोह करने वाले हैं, उनके द्वारा आस्क देम कि वो इनको परेशान करते रहे, वो आपके शत्रु को परेशान करते रहे, उनको थका दे, और जब वो थक जाए तब जाके आप आक्रमण कर दो। ठीक है, आप फ्रेश हो, वो थका हुआ है, तब जाके उस पे आक्रमण कर दो। या फिर वो कहते हैं कि दुष्य बलेन वा स्वयं भंग दत्वा जितमिति विश्वस्तम अविश्वस्तः सत्रा अपाश्रयो अभिहन्यात्। आप ऐसा ड्रामा क्रिएट करो। क्या ड्रामा? कि आपके सेना के अंदर विद्रोह हो गया है, ठीक है, आपके सेना के अंदर विद्रोह हो गया है और आप जो है वीक हो गए हो। आप वीक हो गए हो जब सामने वाले को ये पता चलता है, तो या तो वो विश्वास करके आप पे अटैक करने का प्रयत्न करेगा या थोड़ा-सा ढीला पड़ जाएगा। उस परिस्थिति में जब उसको लग रहा है कि अच्छा अब इसको तो हराना सुलभ हो जाएगा, तब जाके आप फुल फोर्स उस पे अटैक कर दो। ठीक है? जब वो तैयार नहीं है, जब उसको लग रहा है अब तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे कुछ-कुछ टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ भी आप का उपयोग कर सकते हो। बेसिकली स्ट्रैटेजिक ये है कि आप कैसे उसको बुद्धू बना के उस पे आक्रमण और कर सकते हो। फिर हाँ, रात्रौ अवस्कन्देन जागरयित्वा अनिद्रा अनिद्रा क्लान्तानव सुप्तानव दिवाहन्यात्। वो कह रहे हैं कि रात भर आप उनको परेशान करो, छोटू-मोटू अटैक्स करके, लड़ाई करते रहे वगैरह। सो यू डोंट लेट देम स्लीप एट ऑल, ठीक है? आप उनको परेशान करते रहो और रात के बाद जब फिर सुबह को वो थके हारे हो, तब जाके आप उन पे आक्रमण करके उनको हरा दो। इसी प्रकार सपाद चर्म कौशैः वा हस्तिभिः सौप्तिकम दद्यात्। आप हस्तियों से, हाथियों के द्वारा जब वो अपनी छावनी में सो गए हो, तो हस्तियों के द्वारा उनको कुचलवा डालो। ठीक है? जब वो अपनी छावनी में सो गए हो रात को, तब जाके उनको कुचलवा डालो। या फिर ऐसे ही सुबह से उनको परेशान कर करके उनको आराम ही मत करने दो, और फिर शाम के समय जब वो पूर्णतः ये थक जाए, तब आप फुल फ्लेजेड अटैक उन पे करो। ठीक है? तो इस तरीके से भी आप उनको ऑब्वियसली वीक करके हरा सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद वो कह रहे हैं पूर्वे च प्रहरण कालः कूटयुद्ध हेतवः। वो कह रहे हैं ये सब जो मैंने बताया कि आप ट्रिक करके हरा दो, परेशान करके हरा दो, ये जो सारा है इसको कूट युद्ध कहते हैं। पर आगे वो कहते हैं संग्रामः तु निर्दिष्ट देश कालो धर्मिष्ठ। पर वो कह रहे हैं धर्म के अनुसार तो देश काल निर्दिष्ट करके, कि आज जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कि इस दिनांक पे, इस स्थिति पे, इस स्थान पे दो लोग मिलेंगे और युद्ध करेंगे, इसे एक धर्म युद्ध देखा जाए तो वही है। तो प्रीवियस इज कूट युद्ध। अगर ऐसी परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, तब तो आप कूट युद्ध करो, ठीक है, पर धर्मानुसार, धर्मिष्ठ, धर्म संगत तो वही है जब आप सामने वाले को ये करके सावधान कर फिर सही निर्दिष्ट समय पर युद्ध करो। ठीक है? तो ही इज अंडर नो इल्यूजन कि वो जो कह रहे हैं वो कदाचित पूर्णतः धर्म संगत नहीं है, परंतु हार जाने से और खुद का विनाश कर लेने से तो कूट युद्ध कर सकते हो, स्पेशली जब आपका एडवांटेज सामने वाले से कम। ठीक है? और सामने वाला अगर ये कर रहा है तब तो आप करो ही। शठम शाठ्यम आचरेत, ये तो है ना? तो ये तो बहुत क्लियर है, उस बारे में कोई दो राय उनके मन में नहीं है। पर ये भी कोई कंफ्यूजन उनको नहीं है कि धर्म संयुक्त और धर्म संगत क्या नहीं है। तो ही इज वेरी क्लियरली कॉलिंग दैट आउट एज वेल। फिर हाँ, फिर वो कह रहे हैं साहित्य दंडम ब्रूयात्। अपनी जो सेना है, अपनी सेना को आप किस प्रकार से मोटिवेट करके रखो।
तो वो कह रहे हैं कि राजा ने कहना चाहिए, क्या कहेगा राजा अपनी सेना से, तुल्य वेतनो अस्मि भवद्भिः सह भोग्यमिदं राज्यम मया अभिहितः परो अभिहंतव्य इति। वो कह रहे हैं कि आप और मैं, हमारा वेतन भी एक जितना होने वाला है, ये जो हमारा राज्य है वो हम एकत्रित भोगेंगे, ठीक है। तो आप आपकी सेना को कह रहे हो कि यू आर एन इक्वल पार्टनर, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो केवल एक राजा और मेरे आप सेवक और मेरी बढ़ाई और प्रसिद्धि और सक्सेस के लिए नहीं कर रहे हो, मेरे यश के लिए, ये हम एक साथ सहवासी सहयोग एक साथ कर रहे हैं, ताकि हम सब साथ में मिलकर इस राज्य को भोग पाए, हमारे राज्य को भोग पाए, ठीक है। ऐसे करके आप उनको उत्साहित करो। फिर वो कह रहे हैं कि हाँ सेनापति है, सेनापति ने भी उनको उत्साहित करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो ज्योतिष है, ठीक है, तो ज्योतिष को वैसे तो पता है उन्होंने तब कहा था कि राजा जो है उसने हर चीज में ज्योतिष को पूछ-पूछ के करे, ज्योतिष को पूछ-पूछ के करे, ये सही नहीं है, नक्षत्र क्या कर लेंगे, आपका शौर्य ये सब मायने रखता है, नक्षत्र क्या कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। पर यहाँ वो कह रहे हैं कि सेना को का उत्साह बढ़ाए रखने के लिए आप ज्योतिषों द्वारा ये भी कहलवाइए कि अरे जीत तो आपकी होने वाली है, ठीक है, कि ये तो सही निमित्त है, सही निमित्त है और उनका जोश ऊंचा रखे। तो ये सब तो है, ये तो आपको कहलवाते रहना है। जो आपके जो पुरोहित वगैरह हैं, उनके द्वारा आपको कहलाते रहना है क्या, कि अरे जो युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होता है उसको तो सीधा स्वर्ग मिलता है ना। कि जिसके लिए ब्राह्मणों को, जो जब जब ब्राह्मण बहुत सारे अग्निहोत्र, ये यज्ञ वो यज्ञ फलाना ढिकाना व्रत ये सब कर करके जीवन भर करके जब किया जाता है तब स्वर्ग मिलता है, परंतु युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको तो तुरंत ही त्वरित ही जो स्वर्ग है वो मिल जाता है। तो कौटिल्य कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपको आपकी जो सेना है उसका उत्साह बढ़ा के रखना है, ताकि वो उनके मन में ऐसे लगे कि नहीं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग बिग, और इसका जो आउटकम भी होगा, भले ही उनका निधन क्यों ना हो जाए, उनको कुछ ना कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। जैसे वो कृष्ण भी कहते हैं ना कि जित्वा भोग्य से महीम, क्या है वो, और अगर तुम मर गए तो क्या होगा, स्वर्ग स्वर्ग तुमको मिलेगा। तो बेसिकली वो कह रहे हैं ऐसे करके उनका ये बढ़ाए रखो, और हाँ दैट्स इट। तो मोटिवेट द आर्मी, फिर बाकी तो आई थिंक नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ, फिर एक कह रहे हैं कि आप और कैसे उनको उत्साहित कर सकते हो, वन थिंग विच आई मिस, कि आप सेनापति द्वारा घोषणा करा दो। क्या घोषणा, कि आप स्वर्ग के बारे में बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि कितना आपका जीतने का क्या क्या, मतलब बेसिकली निमित्त कितने अच्छे हैं, राजा कह रहा है आप मेरे पार्टनर्स हो, ये सब तो ठीक है, पर केवल उससे नहीं ना, अगर आप मटेरियल कुछ उनको बेनिफिट दिखाओगे तब तो और अच्छा होगा। तो वो कह रहे हैं सेनापति ही अर्थमानाभ्याम अभिसंस्कृतम अनिकमाम अनिकम आभाषेत। बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये मटेरियल प्राइजेस रखो आप, लेट देयर बी मनी, कि आप अगर मार रहे हो तो ये पे आपको पैसा आपको मिलेगा। जैसे शत सहस्त्रो राजवध, अगर आप जो राजा है उसको मारोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको शत सहस्त्र, आपको 10,000, आपको 100, 1,00,000, शत सहस्त्र ना 100,000, 1,00,000 आपको मोहरे या कुछ मिलेगी। फिर 50 सहस्त्र सेनापति कुमार वध, अगर राजकुमार या सेनापति को आप मारते हो तो उससे आधा 50,000 आपको मिलेगा। 10 सहस्त्र प्रवीर मुख्य वध, अगर कोई बड़े बड़े उनके योद्धा है, लड़वैये हैं, उनको मारोगे तो आपको 10,000 मिलेंगे। 50 सहस्त्रो हति रथवध, जो हस्ती रथवध, जो हस्ती वाला योद्धा है उसको मारोगे तो वगैरह। तो बेसिकली आप ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी रख दो और वो अनाउंस कर दो कि अगर ऐसा होगा तो दे आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम, बट एक्चुअली जाके उनका एम क्या होगा कि मारना ही है, केवल लड़ना नहीं है, तो वध तो करके ही आना है।
ठीक है, तो उस तरीके से भी आप उनको मोटिवेट करके रखो। और क्या, बाकी तो मैंने कहा। हाँ, अच्छा, अब एक चीज वो एंड में कहते हैं जो उन्होंने पहले भी कही है। वो कहते हैं विशिष्ट बलम भंक्त्वा संधि याचेत संबलेन याचितः संधितः हीनम अनुहन्यात् न तु एव स्वभूमि प्राप्त त्यक्तात्मना त्यक्त आत्मनम वा और अच्छा, विशेष बलम भंक्त्वा, अगर आपसे कोई शक्तिशाली है, ठीक है, वो शक्तिशाली के साथ आपको एक टेम्पररी विन मिल गई हो, ठीक है, सपोज आपने कुछ तो ऐसे किया जिससे यू हैव अ अपर हैंड, जो आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, तो फिर आप पूरा युद्ध समाप्त होने का प्रतीक्षा मत करिए। क्या करिए, उनसे संधि करने का प्रयत्न करिए, ठीक है, बिकॉज अगर युद्ध लंबा छिड़ा तो उसका एडवांटेज बढ़ता जाएगा और आपका कम होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आपसे अधिक शक्तिशाली है। तो आप क्या करो, उससे संधि कर लो। अगर आपका समबल का कोई है और उससे आप युद्ध कर रहे हो और वो आपसे संधि करना चाहता है, तो वो भी आप मान दो, बिकॉज इन दैट केस देन यू हैव एन अपर एडवांटेज। जो पूछ रहा है उससे जिसको पूछा गया उसका अपर एडवांटेज है, पर वो कह रहे हैं आपसे बहुत हीन है, तब तो आप लड़ते रहो, ठीक है, तब तो आप उसको कैप्चर ही कर सकते हो ना, तो उसको आपको संधि बंदी करने की आवश्यकता नहीं है, तो उससे आप लड़ते रहो। पर आगे वो कहते हैं कि न तो एवं स्वभूमि प्राप्तम त्यक्त आत्मानव, कि जो आपसे हीन है, तो कह रहे हैं हीन के साथ तो आप लड़ाई करते रहो, परंतु हीन के साथ भी दो परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना है। अगर तो वो रिट्रीट करके खुद के भूमि में, उनके होम ग्राउंड जो है वहां पर अगर वो पहुंच गए हैं, तो फिर जाने दो, देन स्टॉप इट, बिकॉज देन उनका एडवांटेज आपसे बढ़ गया है, दे आर ऑलरेडी इन देयर होम ग्राउंड, ठीक है, वो आपको फंसा सकते हैं। या फिर त्यक्त आत्मनम, आपने उनको इतना परेशान कर दिया है कि दे हैव नथिंग मोर टू लूज। और जब कोई योद्धा ऐसे लड़े कि उसके पास तो खोने को कुछ है ही नहीं, तब उससे आपको बहुत ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लड़ेगा कोई भी चीज की परवाह करे बिना, आत्मा जीवन की रक्षा करे बिना। जब वो लड़ेगा वो इतने ब्रेव होके लड़ेगा, इतने शौर्य में लड़ेगा कि यू नेवर नो व्हाट द आउटकम इज। इसलिए किसी को इतने डेस्परेट सिचुएशन में भी ना पहुंचाओ कि उस डेस्परेशन में जब वो सब छोड़कर मरना ही है ना, तो 10 को मार के मरेंगे। देखिए हमेशा ऐसे होता है, आपका हिम्मत, आपकी स्किल सब कुछ जबरदस्त बढ़ जाती है जब किसी कोई आपको एकदम ज्यादा परेशान करे। तो कह रहे इतने हद तक मत करना, क्योंकि जब इतने हद तक करते हो तब फिर आपने उनको इतना उकसा दिया है कि फिर वो आराम से आपको नष्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग मोर टू डू, ठीक है। तो इसे इस बात का ध्यान रखो कि अगर वीक भी ऐसी पोजीशन में उनको ना करो कि वो ऐसे पूर्णतः आत्मा को त्यक्त आत्मा हिस होकर आपसे लड़ाई करे। दैट इज इट। इसमें अभी जो चौथा और पांचवा अध्याय है वो और भी डिटेल है, और फॉर्मेशंस के बारे में वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा, तो आई थिंक दैट वी कैन स्किप। अगले सेक्शन में हम फिर वो 11वें अध्याय से शुरू करेंगे। दैट्स दैट, कूल। अगली बार तो हम वापस सैटरडे को ही करेंगे, मेरा कुछ है नहीं तो बात करेंगे। हो गया अपना जल्दी आज, सो वी कैन क्लोज। आई नो लेट भी हो गया है। एनी लास्ट वर्ड्स, किसी को कुछ कहना है तो प्लीज वेरी बोलिए, नहीं तो वी कैन क्लोज। हाँ जी राजेश बोलिए। Just an observation, and maybe it's not important enough, but कौरवों का ज्योतिषी तो उनको थोड़ा सा यही कर रहे थे ना कि निमित्त तो सब बुरे थे. In fact, Nilesh ji's work is based on the I'm forgetting the nakshatra name. जो the rising of the were opposite to what was observed ना. हाँ एक्चुअली वो एक तो कोई चाहता नहीं था ना वो युद्ध हो, सबसे पहली बात तो वो है, दैट इज वन। प्लस द अदर थिंग इज कि दे आर टेलिंग अस अपफ्रंट कि एक्चुअली सारे जो शकुन थे वो उनके अगेंस्ट थे,
इनफैक्ट ये बात जब आपको याद है, जब कर्ण से कृष्णा मिलने जाते हैं और वो कर्ण को कहते हैं अरे तुम तो कौनते हो, राधे नहीं हो, वगैरह वगैरह, है ना, तब कर्ण कहता है हाँ एक तो मैं जानता हूँ ये सब बात, दे ऑल दिस आई नो, और मैं ये भी देख रहा हूँ क्योंकि आई एम हैविंग नाइटमेयर्स, ठीक है, आई एम हैविंग नाइटमेयर्स, मुझे स्वप्न आ रहे हैं, और जितने भी मैं निमित्त देख रहा हूँ वो सारे ही इसका, दुर्योधन का पराजय और युधिष्ठिर का विजय निर्दिष्ट कर रहे हैं, परंतु अब परिस्थिति ऐसी आ गई कि इसके पीछे इससे निकलना कठिन है, जो होगा अब वो देखा जाए। अच्छा, दूसरा क्या है, ये हमने ना ये आपने रामायण में भी पढ़ा होगा और महाभारत में तो है ही, कि कॉमन लोग बेसिकली जो राजा महाराजा और ये सब थे ना योद्धा, वो स्वयं भी शकुनों को देख सकते थे, एज इन दे न्यू व्हाट सर्टेन थिंग्स मेंट एंड व्हाट सर्टेन थिंग्स डिड, है ना, तो वो स्वयं ही कहेंगे, अच्छा, जो इवन रामायण में आता है कि जब वो जा रहे होते तब वो कह रहे हैं कि हाँ लक्ष्मण ये देखो ये सारा ऐसे ऐसे हो रहा है, हम प्रकृति में ये देख रहे हैं, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव निमित्त है, वगैरह वगैरह, तो ये उनको भी जनरली होता था, बट आई एम श्योर जो सेना होंगे उनको तो इतना नहीं मालूम होगा, तो उनको तो आप ज्योतिषों को यूज करके थोड़ा सा उत्साहवर्धन उनका कर ही सकते हो। जी तो क्या गोपालेश। फिर महाभारत हाँ, में ऐसे है कि उन्होंने आई मीन ईदर दे डिडंट टेल द सेना, बिकॉज नहीं नहीं ऐसा रामायण में कुछ भी जैसे उन्होंने बताया नहीं नहीं है, है। नहीं बताया नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, धन्यवाद। हेलो। जी गोपालेश। हाँ हाँ भाई। हाँ। आ, बेन, आपने जो महाभारत अनरेविल की बात की, उसमें 23वां चैप्टर है। अभी आपने तब बात की थी ना, बीच में मैंने बोला नहीं, वो 23वें चैप्टर में आपने बहुत सारे व्यूज दिए हुए हैं। जी ठीक है। जी, हाँ, जितने जितनी थर्ड सेक्शन में। स्ट्रेटेजी है वो उसमें। हाँ, ठीक है। जी जी और जी। एक बात, ये जो आज आपने जो ये जो अभी जो लास्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको अभी थोड़ा सा लोग उसको देखते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। आप अभी रशिया यूक्रेन वॉर को जरा ध्यान से देखिए, उसके अंदर ये सारी चीजें नजर आ रही है। ठीक है। जब प्रिगोजिन को उकसाया गया रिवोल्ट करने के लिए, किसके अगेंस्ट में? पुतिन के अगेंस्ट में। बाद में पुतिन ने उसको मना दिया, अभी एग्जैक्टली कुछ बात नहीं आया, मगर यही किसी को सामने वाले को हताश करने के लिए, नीचा करने के लिए जो कुछ किया जाता है, ये आज जो हमने चैप्टर पढ़ा, वो पढ़ते हुए मेरे माइंड में पूरा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था कि इसके अंदर सारी चीजें है, राइट। और जी अभी आप अब इसको जरा ध्यान से देखना मैडम, एक दो दिन में, एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर जेलेंस्की उस कंडीशन में पहुंच चुका है कि अब उसके पास कुछ खोने को नहीं है, और उसकी वजह से वो क्या करेगा दुनिया नहीं कह सकती, राइट। तो जो आपने लास्ट में बोला ना, उस वक्त मेरे माइंड में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था कि अब यहाँ पर जेलेंस्की कुछ करने वाला है, राइट। तो ये जो इन्होंने लिखा है, इसको आप करंट कंटेक्स्ट में मान के चलना है कि चाणक्य ने जो लिखा, कौटिल्य ने जो लिखा, वो आज भी हो रहा है। इसलिए मैंने अपने जो कहा वो 100% फैक्ट है, राइट। थैंक यू। जी जी, थैंक यू भाई। नहीं ये तो है ही, ये तो है ही, सेम स्ट्रैटेजी है, सेम लोग है ना, सबसे बड़ा तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री जो क्रिएट की जाती है जानबूझकर, आधी चीज तो हमें पता भी नहीं होती सच क्या है झूठ क्या है, एक्चुअली वो जो रशिया में हुआ वो फैब्रिकेटेड था या सच था या सामने वाले को धोखा देने के लिए था, कुछ नहीं मालूम। तो हाँ, हाँ, वेरी ट्रू, द सेम स्ट्रैटेजी। इसीलिए TV9 भारतवर्ष पर जो भी आ रही है उसको चाणक्य की इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए देखना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ समझ में आएगा कि जो कहा गया वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जी इसलिए आप इसको मैंने पूरा ध्यान से पढ़ा है। खैर, मेरा खुद का डिफेंस स्टडी का मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसको पढ़ चुका हूँ, ये मेरे सब्जेक्ट में है। मेकियावेली में भी यही बहुत कुछ है। आप मेकियावेली को स्टडी करेंगे, मेकियावेली में भी बहुत कुछ है, इसी तरीके की बातें हैं। तो जी, नथिंग न्यू, चाणक्य 2300 साल पहले कह के गया, वो आज के वक्त में देखा जा रहा है, राइट। थैंक यू। एब्सोल्युटली, थैंक यू भाई। ओके, गुड।
और किसी कुछ कहना है, वरना वी क्लोज। ठीक है, वी कैन क्लोज। प्रार्थना कौन करेंगे? मैं कर लूं? जी। ओके। वैसे दैट्स, आपने जो भी कमेंट डाला दैट इज वेरी राइट। वो भी एक कारण होता था कि आप अब बचाने के लिए कोई है ही नहीं ना, तो गो इन। जब जौहर की जो आपने भी लास्ट में जो कमेंट दिया राजेश्वरी जी, दैट्स वेरी एप्ट। जी जी, वेरी सैड तो। ठीक है। लेकिन अमी जी, जौहर का एक वजह और भी थी। इट वॉज नॉट जस्ट दैट, क्योंकि जौहर के टाइम पे जो रानियां थी वो भी काफी अच्छी वीरांगनाएं और सैनिक हुआ करती थी। ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते पूनम जी। नहीं, लेकिन अक्सर जो हम लोग ने पढ़ा है, जो हम लोग ने देखा है, सब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उन लोग को कुछ ना कुछ तो शिक्षा दी गई होती थी। पर फिर भी जब आप इतने रुथलेस लोगों से युद्ध कर रहे हो जिसमें आपके राजपूत वीर कुछ नहीं कर सके, नहीं, वही तो तो आई है। एम श्योर। हाँ, हाँ, वही हमने बताया, जब हम लोग के यहाँ जौहर हुए उससे पहले कभी जौहर हुआ ऐसा हम लोग ने सुना नहीं है इतने मास स्केल पर। हाँ, नहीं नहीं, वो सब तो है ही तो पूनम द जी, वो तो हम रीजन फॉर जानते ही जौहर हैं वाज ना। डिफरेंट। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ऑल दैट इज देयर, हाँ, बट वो तो इज अ नोन थिंग। राजेश्वरी या जी जो कह रही है दैट्स अ न्यूएंस टू इट, यस, है ना, कि वी नो कि अपने आप को बचाने के लिए इतना बार्बरिज्म होता था वगैरह, दैट इज वन थिंग। बट यही टू कनेक्टेड विद द लास्ट पॉइंट कि जो आप व्हेन यू नो कि इतनी बुरी परिस्थिति है कि जो है जितना है वो तो कर दो बिना किसी बात का सोचे बिना, तो हाँ, इसीलिए भी लोग करते थे कि आप बस जाओ, हमारी भी चिंता मत करो, हम है ही नहीं, है ना। या फिर आपने उनको इतना उकसा दिया है कि भाई भाई एक मैं मरूंगा पर 1000 को तेरे मार के जाऊं, तो वो दैट इज कलिंग ऑल्सो में वेरी। भी यही हुआ था। कलिंग हाँ, में भी यही हुआ था, जब अशोक ने, जिसके बाद अशोक ने कहा कि अब मैं और लड़ाई नहीं करूंगा। दैट वाज नॉट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म वो पहले ले चुका था। जी। There is also one story I'm forgetting now. किसी रानी की story है. Her husband was, the king was not that हाँ, willing to fight, है ना? So she actually cut her head off और and गला said it काट was. के, आई थिंक क्या हमीर बाई या कुछ तो है वो, हाँ, आई अच्छा. फॉरगेट द नेम, हाँ, पर उनका हाँ, भी बहुत नाम आता है, बहुत, अब चूड़ावत तो इज इट? बचपन से सुन रहे जय, हैं। I'm completely blanking out. मैं ढूंढ जय ने ढूंढती हूँ. कुछ लिखा, वो सेनापति, अच्छा क्या नीचे आवाज राजपूत और नीचे, पर आज मेरे ख्याल से उन्हीं का है ये। अच्छा, ये पर हाँ, सेनापति की स्टोरी है. मुझे किसी राजा की लग रही थी, नहीं, पर मे बी आई एम हमें भी रॉन्ग. ऐसे ही लगा देखते कि हैं राजा ये की एक्चुअली थी। बहुत फेमस स्टोरी है, देखिएगा, जिसमें बेसिकली वो रानी अपना सर काट देती है कि आपको मेरे पर इतना यस. लगाव है ना, आप मेरे हम्म. कारण नहीं जा रहे हो, तो ये लो मैं मेरा सर ही काट देती हूँ, अभी आप आप चले जाओ, जाओ। मैं हूं ही नहीं जी। हाँ, कुछ ऐसा था, तो वो आई अपने डोंट लाइक सैनिक को दिस भेजता स्टोरी। रहता है। I don't सैनिक को, like it too. ये बिल्कुल पसंद नहीं, ये What क्या if he करेगा won? ये कौन? जीत के आएगा तो क्या होगा फिर? तो भाई उससे अच्छा कहती कि मैं जा रही हूँ, है ना, मैं रहना ही नहीं चाहती तेरे जैसे कायर के साथ जो मेरे में इतना है, ये जैसे वो तुलसीदास जी की पत्नी का है ना, कि मेरे पीछे पीछे Exactly. आ गए, उससे अच्छा तो राम में ये करो, एटलीस्ट सम सेंस देयर, ये क्या Yeah, है। yeah, I know. वह उसके टाइम में क्या हालात थे ये तो उसी को पता होगा ना। हदी रानी इज इट? अच्छा, हदी रानी वाज अ क्वीन फ्रॉम हाडी राजस्थान। रानी, हाडी रानी, हाड़ी, अच्छा हाडी अच्छा, रानी, ओके, नाउ आई रिमेम्बर, यस, हाडी रानी। ये राजस्थान की होंगी जरूर, हाँ, ऐसे नाम वहीं के होते थे। मेवाड़, अच्छा, हाँ, धन्यवाद, थैंक्स जय।